बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा नॉलेज 7.2 है, जिसमें हमने एनर्जी के कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करना है। एनर्जी क्या चीज़ है और इसकी जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं, डिफरेंट शक्लें हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। और इसमें जो हमने एसएलओ स्टडी करना है, पहले एसएलओ में डिफाइन एनर्जी एज द एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहा जाता है। इस एसएलओ के अंदर ही डेफिनेशन लिखी हुई है। एक तो डेफिनेशन को सीख लेंगे और दूसरा एक्सप्लेन दैट एनर्जी में बी स्टोर्ड, एनर्जी को स्टोर भी किया जा सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप किसी एक टैंकर के अंदर पानी को स्टोर कर लेते हो, ऐसे एनर्जी भी स्टोर की जा सकती है। और इसकी डिफरेंट शक्लों को स्टोर किया जा सकता है, जैसे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है, इलास्टिक एनर्जी है। इलास्टिक एनर्जी का दूसरा नाम स्ट्रेन एनर्जी भी है। ये आप हायर क्लासेस में जाके फिर ये स्ट्रेन एनर्जी के बारे में भी डिस्कस करोगे। फिलहाल आप इसको इलास्टिक एनर्जी के तौर पर ही याद रखो। और इसके अलावा न्यूक्लियर एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी और इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी को आप थर्मल एनर्जी का नाम भी देते हो। तो ये डिफरेंट जो एनर्जी की फॉर्म्स हैं, ये सारी की सारी स्टोरिंग एबिलिटी है, इनको स्टोर किया जा सकता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो एनर्जी की बात करते हैं। एनर्जी अभी हमने एसएलओ के अंदर इसकी डेफिनेशन को स्टडी किया कि इट इज द कैपेसिटी टू डू वर्क, काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं। बेटा जिसके पास ज्यादा एनर्जी होगी वो ज्यादा काम कर सकेगा, जिसके पास कम एनर्जी होती है इट हैज लेस एबिलिटी टू डू वर्क। तो हेल्दी जो पर्सन होता है उसके पास एनर्जी ज्यादा होती है, वो ज्यादा काम कर सकता है। और वर्क के बारे में, काम के बारे में लास्ट टाइम आपने डिटेल में डिस्कस किया था। वो क्या डिस्कस किया था बेटा, याद है आपको कि जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाई जाती है और ऑब्जेक्ट कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, कुछ मूवमेंट करता है, उसकी स्टेट में तब्दीली आती है, तो आप कहते हो कि ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क हुआ है। और वर्क को मैथमेटिकली निकालना हो तो कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था आपने, याद है बेटा? W इज इक्वल टू एफ इंटू डी। फोर्स और डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन इसमें जो डिस्टेंस था वो क्या था? दैट डिस्टेंस मस्ट बी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स की डायरेक्शन में ये डिस्टेंस होना चाहिए, या फोर्स डिस्टेंस की डायरेक्शन में हो। लाजमी फोर्स का इफेक्ट डिस्टेंस की डायरेक्शन में होगा तो तभी वर्क होगा। ठीक हो गया बेटा? अगर फोर्स डिस्टेंस के परपेंडिकुलर हो तो बताओ जरा उस केस में वर्क क्या था? अगर कोई पार्टिकल सर्कल में मूव करता है तो उस केस में हमने देखा था कि हमारी जो डिस्प्लेसमेंट है वो फोर्स के परपेंडिकुलर थी। और ऐसे केस में हमारे पास फोर्स का कोई भी इफेक्ट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में नहीं था, जिसकी वजह से वर्क क्या था? जीरो था। ये बातें हमने डिस्कस की हुई हैं। तो एनर्जी को साइंटिफिकली जो एनर्जी की जो डेफिनेशन है वो तो आपने सीख ली कि काम करने की सलाहियत है। ठीक है, अब एनर्जी बेसिकली एक इनविजिबल थिंग है, ना नजर आने वाली चीज है, ना आप इसको देख नहीं सकते, आप ना इसको आप उठा सकते हो, लेकिन इसका इफेक्ट होता है, इसके इफेक्ट को देख सकते हो। अब इसका इफेक्ट क्या मतलब है बेटा? जिसके पास एनर्जी होती है उसके पास फोर्स लगाने की सलाहियत होती है, उसके पास फोर्स लगाने की सलाहियत होती है। और फोर्स ऐसी चीज है जो ऑब्जेक्ट को मूव करा सकती है, जो ऑब्जेक्ट को लिफ्ट कर सकती है, जो ऑब्जेक्ट को डिफॉर्म कर सकती है, यानी फोर्स की हेल्प से वर्क किया जा सकता है। तो इसलिए एनर्जी खुद तो नजर नहीं आती, लेकिन उसके इफेक्ट हमें नजर आते हैं। तो यही बात यहां पे लिखी हुई आपको मिल भी जाएगी। एनर्जी इज द इनविजिबल स्टफ that allows you to apply the force, that allows you to apply the force and causes the movement and causing the object to lift, object को lift भी कर सकते हो। it is not something you can hold or see, ये वो चीज नहीं है
जो आप उठा लेते हो या जिसको आप देखते हो, ठीक है, यहां बट यू कैन सी इट्स इफेक्ट, आप इसके इफेक्ट को देख सकते हो, ठीक है। जिसके पास एनर्जी होगी वो किसी ऑब्जेक्ट को पुश कर सकता है, और पुश करेगा तो डेफिनेटली वहां पे क्या होगा, मूवमेंट होगी, डिस्प्लेसमेंट होगी, तो क्या होगा, वर्क होगा। तो वर्क की सूरत में आपको ये चीजें एनर्जी का पता चल जाता है। अब एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स जिनको आप स्टोर कर सकते हो, वो हमने पहले भी शुरू में भी एसएलओ के अंदर डिस्कस कर ली। जैसे कि हमारे पास इसमें केमिकल एनर्जी है, थर्मल एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है, फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, और इसी तरह से हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होगी, फिर क्या है, इंटरनल एनर्जी है। ये डिफरेंट एनर्जी की जो शक्लें मैंने अभी बोली हैं, ये स्टोरिंग इनके अंदर, इनको स्टोर किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, इनको स्टोर किया जा सकता है। वो अभी हम इसको देखते हैं। तो इसको देखने के लिए हम जरा पहले केमिकल एनर्जी की बात करते हैं। बेटा केमिकल एनर्जी कहां पे स्टोर होती है? केमिकल एनर्जी हमें मिलती है फूड में। अगर आप फूड खाते हो तो हमारी बॉडी क्या करती है, इसको ब्रेक करती है और उससे हमें एनर्जी मिलती है, और उस एनर्जी की वजह से हम क्या करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, दौड़ते हैं। इसका मतलब फूड के अंदर जो एनर्जी होती है वो हमारी कौन सी एनर्जी है, वो केमिकल एनर्जी है। तो ये पहला पॉइंट यही लिखा है, व्हेन वी ईट फूड आवर बॉडी ब्रेक्स इट इनटू पीसेस और कन्वर्ट इनटू एनर्जी, वी गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड। और यही एनर्जी हमारे ग्रो होने में, हमारी मूवमेंट के लिए, ठीक है, हमारी ग्रोथ के लिए इस्तेमाल होती है। दूसरी तरफ आ जाओ, बैटरीज। बैटरीज में भी आपको पता है कि बैटरीज बहुत जगहों पे इस्तेमाल होती है, घरों में भी यूज करते हैं। इसके अलावा और कहां पे यूज होती है, मोबाइल्स के अंदर भी यूज होती है, खिलौनों के अंदर यूज होती है। तो वहां पे खिलौनों को चलाने के लिए, उनको पावर देने के लिए किसका इस्तेमाल हो रहा होता है, बैटरी का। तो बैटरी के अंदर भी एनर्जी स्टोर है, जो कि टॉयज को चलाने के लिए इस्तेमाल होती है। घरों में बल्ब चलाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। घरों के डिफरेंट अप्लायंसेस जो है उनको चलाना हो तो आप बैटरी का इस्तेमाल कर सकते हो। मोबाइल की जो वर्किंग है वो भी किसकी वजह से हो रही होती है, उसको भी एनर्जी चाहिए होती है, तो वो भी किससे मिल रही होती है, बैटरी से मिलती है। तो बैटरी के पास केमिकल एनर्जी है, और वही केमिकल एनर्जी आगे हम डिफरेंट शक्लों में हासिल कर लेते हैं, उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास फ्यूल। बेटा फ्यूल, पेट्रोल वगैरह भी देख लें, ये गैस है, इसको जब बर्न करते हैं तो यहां से भी एनर्जी रिलीज होती है। गाड़ियों के अंदर जब फ्यूल को बर्न किया जाता है तो क्या होता है, वहां पे एनर्जी जो रिलीज होती है उसकी वजह से गाड़ियां क्या करती हैं, मूव करती हैं, उनकी मूवमेंट पॉसिबल है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि फ्यूल के अंदर, फूड के अंदर या बैटरीज के अंदर जो एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है? अच्छा, ये फ्यूल आप और कहां पे इस्तेमाल करते हो? एक तो गाड़ियों के अंदर हो गया, जनरेटर के अंदर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, वहां भी उसकी बर्निंग करते हैं, तो वहां पे हमें जो एनर्जी मिलती है उससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो बेटा मेरी बातें समझ आ रही है? ये नीचे फिगर्स भी लिखी बनी हुई है। ये फूड आ गई हमारे पास, फूड में भी केमिकल एनर्जी। ये पेट्रोल पंप पे खड़े हो तो उनके पास जो हैंडल होता है जिससे वो पेट्रोल डालते हैं पाइप के थ्रू, ठीक है, ये बैटरीज हो गई। सेल वगैरह भी क्या है, ये भी हमारी बैटरी की एक शक्ल है। अब आते हैं यहां पे नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। बेटा एक बात याद रखो कि मैंने वर्क के बारे में एक पॉइंट आपको बताया था, अगर आपको याद हो, वर्क इज अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को पुश करते हो तो पुश करने में क्या कर रहे हो, यू आर डिलीवरिंग योर एनर्जी, यू आर ट्रांसफरिंग योर एनर्जी टू द ऑब्जेक्ट। आप अपनी एनर्जी ऑब्जेक्ट को देते हो और ऑब्जेक्ट उसकी वजह से क्या करता है, मूव करता है। तो इसका मतलब है कि उसी को आप वर्क कहते हो। तो वर्क में होता क्या है, एनर्जी का ट्रांसफर होता है। तो वर्क की एक डेफिनेशन आप ट्रांसफर ऑफ एनर्जी की शक्ल में भी याद रख सकते हो, ठीक है। अब सपोज करें मेरे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है। अब अगर मैं उस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ लिफ्ट करता हूं, उठाता हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, ग्रेविटी के अगेंस्ट
वर्क कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? ग्रेविटी के अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस कर रहा हूं। इसका मतलब मैं वर्क कर रहा हूं। और ये वर्क कैसे हो रहा है? मैं अपनी एनर्जी उस बॉडी को दे रहा हूं। क्या कर रहा हूं? अपनी एनर्जी उस बॉडी को दे रहा हूं, एनर्जी ट्रांसफर कर रहा हूं, वर्क कर रहा हूं। और वही एनर्जी उस बॉडी के अंदर स्टोर हो जाती है। किसी भी हाइट पे आप जब ऑब्जेक्ट को लेके जाते हो तो उसके पास एनर्जी होती है, उसके पास एनर्जी होती है। और वो एनर्जी कहां से आती है? जो उसको लिफ्ट करने में मिली। कहां से आती है? वो जो वर्क किया जाता है ना, क्या किया जाता है? जो उस पर वर्क किया है, हमने उसको एनर्जी दी है, हमने उसको एनर्जी दी है। वर्क करने में हमने उसको एनर्जी प्रोवाइड की है और वही एनर्जी उसके अंदर स्टोर होती है। उस एनर्जी को हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का नाम देते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। वैसे इसकी डेफिनेशन अगर करें तो हम ऐसे कर देते हैं कि इट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन, ड्यू टू इट्स पोजीशन इन अ फोर्स फील्ड। ये आगे जाके डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। अभी बस इतना याद रखो कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी एक ऐसी एनर्जी है जो कि ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर होती है। जैसे एक बिल्डिंग पे एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, तो वो बिल्डिंग के फ्लोर के ऊपर रखा हुआ है, तो क्या उसके पास एनर्जी है? बताओ बेटा। बिल्डिंग के फ्लोर के ऊपर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो बताओ उसके पास एनर्जी है कि नहीं? क्यों नहीं है बेटा? उस ज़ाहिर एक हाइट पे लेके गए हैं उसको, किसी ना किसी तरह से हाइट पे लेके गए हैं ना, तो उस पर वर्क करना पड़ा होगा। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट को आप एक हाइट पे लेके जाओगे, ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव करवाओगे, डिस्प्लेस करोगे, तो आपको अपनी एनर्जी देनी पड़ेगी, आपको उस पर वर्क करना पड़ेगा। और वही एनर्जी उसके अंदर स्टोर होगी। किसकी शक्ल में? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में। अगर आप चेक करना चाह रहे हो कि उसके पास एनर्जी है या नहीं, आप उसको ऊपर से नीचे गिरा दो। बेटा जब आप ऊपर से उसको नीचे गिराओगे तो नीचे आते हुए क्या होगा? वो मूव करेगी। मूव करने का मतलब उसमें मोशन आ गई। तो मोशन भी एक एनर्जी है, मोशन भी क्या है? एक एनर्जी है। तो वो एनर्जी अब जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो मूवमेंट की शक्ल में आपको नजर आएगी। किसकी शक्ल में नजर आएगी? उसके अंदर काम करने की एबिलिटी है। वो जो ऊपर से गिरने वाला ऑब्जेक्ट है, उसके रास्ते में कोई भी चीज रख दो, उसके ऊपर आके उसने क्या करना है? वो क्या करना है? उसके ऊपर आके फोर्स लगानी है। और फोर्स लगा के उस ऑब्जेक्ट को वहां से डिस्प्लेस कर सकती है। और जो चीज फोर्स लगाए और डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस कर दे, तो इसका मतलब वो काम कर रही है। तो इसका मतलब अगर ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, तो नीचे आते हुए अगर उसके अंदर मोशन है, तो मोशन की वजह से उसके अंदर काम करने की सलाहियत है। और काम करने की सलाहियत जिसके अंदर होगी, उसे आप कहोगे उसके अंदर एनर्जी है। तो बेसिकली जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे ऊपर किसी सर्टेन हाइट पे होता है, तो उसके पास एनर्जी होती है जो उसके अंदर स्टोर होती है, और उसको कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन जब आप उसको नीचे गिराते हो तो वही एनर्जी आपको मूवमेंट की शक्ल में नजर आती है। किसी शक्ल में? अभी जो मूवमेंट के साथ एसोसिएटेड एनर्जी है उसे काइनेटिक एनर्जी कहती है। क्या कहती है? वो भी नेक्स्ट हमारा ये पॉइंट आएगा, काइनेटिक एनर्जी। तो फिलहाल अभी आप इतना याद रखो कि मूवमेंट के साथ भी एक एनर्जी एसोसिएटेड है, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की शक्ल में मिलना शुरू हो जाती है। तो ये आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के हवाले से एक पॉइंट को अंडरस्टैंड किया। इसको जरा हम एक सिमुलेशन से भी देख लेते हैं। इसको जरा खोलिए, ये वाली नहीं, दूसरी वाली। हाँ, ये देखिए बेटा, अगर इसमें स्केटर को उठा के यहां पे रख देता हूं, तो इस वक्त मुझे बताएं, ये एक हाइट पे है। क्या है? एक हाइट पे है। तो इसको उठाने में मैंने वर्क किया ना, वर्क किया है, तो मैंने अपनी एनर्जी दी है। वर्क बेसिकली क्या है? एनर्जी का ट्रांसफर। तो मैंने अगर इसको एनर्जी दी तो वो एनर्जी कहां पे गई? वो एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो गई है। वो एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो गई है। किसकी शक्ल में? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में इसके अंदर स्टोर हो गई है। अगर मैं यहां पे बार बना दूं, तो इस बार में आपने इन दो चीजों को देखना है। ये वाला जो बार है आपके पास, ये पोटेंशियल एनर्जी का है। इस वक्त इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। और ये वाला बार बेसिकली काइनेटिक एनर्जी है।
अभी काइनेटिक एनर्जी आपने पढ़ा नहीं है, आप इतना याद रखो ये मूवमेंट के साथ एसोसिएटेड एनर्जी है। किसके साथ? मूवमेंट के साथ एसोसिएटेड एनर्जी है। तो यहां पे अभी कोई मूवमेंट नहीं है, इसलिए इस बार में कोई हाइट नहीं है, यहां पे कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है। लेकिन आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी की बार आपको नजर आ रही, ऑब्जेक्ट के अंदर प्योरली कौन सी एनर्जी है? बताओ जरा, इस ऑब्जेक्ट पर्सन के अंदर कौन सी एनर्जी है बेटा? पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अच्छा, मैं अब अगर इसको यहां पे मूव करवाता हूं, ये देखो नीचे आते हो, स्पीड से नीचे आ रहा है, तो ऊपर से जब नीचे आ रहा है तो इसका मतलब उसकी स्पीड बढ़ रही है, मूवमेंट बढ़ रही है। और मूवमेंट बढ़ने से क्या चीज बढ़ती है? नीचे आ रहा है तो ये बार की हाइट क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब उसके अंदर मोशन के साथ जो एसोसिएटेड एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, वो इंक्रीज हो रही है। तो पोटेंशियल एनर्जी किस शक्ल में मिलना शुरू हो जाती है? काइनेटिक एनर्जी में। जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की शक्ल में मिलेगी, लेकिन जब नीचे से ऊपर जाएगा तो फिर क्या होगा? फिर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में की शक्ल में मिल जाएगी, क्योंकि नीचे उसके पास कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी, मोशन वाली एनर्जी। कौन सी? मोशन वाली एनर्जी है। आप एक बॉल को नीचे से ऊपर फेंकते हो, बताओ आपने जब उसको फेंका तो आपने उसको कोई एनर्जी दी है, मोशन वाली एनर्जी, जिससे आप क्या कहते हो? काइनेटिक एनर्जी। तो जब वो हाइट, उसकी वजह से वो क्या करता है? ऊपर जा रहा होता है, हाइट पे जा रहा होता है। जितना ज्यादा हाइट पे जाएगा उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी उतनी ज्यादा स्टोर होती जाएगी। तो वही काइनेटिक एनर्जी किस शक्ल में नजर आती है? फिर पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में आती है। तो ये आपने देखा यहां पे कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ये दो एनर्जी की शक्लें हैं। ओवरऑल इन दोनों एनर्जी की शक्लों को मैकेनिकल एनर्जी कहा जाता है। क्या कहते हैं? मैकेनिकल एनर्जी। खैर, अगले पॉइंट की तरफ हम आते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की एग्जांपल दी हुई है कि कोई भी एक बॉल है, एक सर्टन हाइट पे अगर रखा जाता है तो उस वक्त उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है। कौन सी है? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है। और अगर इसको ऊपर से नीचे गिरा दिया जाए तो फिर क्या होगा? कौन सी एनर्जी? फिर मूवमेंट की शक्ल में एनर्जी मिलेगी। और बेटा, मूवमेंट की शक्ल में जो एनर्जी होती है उसे क्या नाम देते हैं? काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी मिलती है। अगर कोई डाइवर है, स्विमिंग पूल में जंप करना चाह रहा होता है, तो पहले ये एक हाइट पे डाइविंग बोर्ड बनाया जाता है। डाइविंग बोर्ड हमेशा एक हाइट पे बनाते हैं, ताकि जब वो उस हाइट से नीचे गिरे तो इस हाइट पे इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। जब वो नीचे जाएगा तो यही पोटेंशियल एनर्जी किस शक्ल में नजर आएगी? काइनेटिक एनर्जी की शक्ल में, मूवमेंट की शक्ल में। इसलिए वो जब स्विमिंग पूल में जंप करना चाह रहा है तो वो एक मोशन के साथ जंप करना चाह रहा है, ताकि वो स्विमिंग पूल की डेप्थ में जा सके। बात को फॉलो कर रहे हो? तो ज्यादा हाई स्पीड के साथ जब वो गिरेगा तो डेफिनेटली पूल में ज्यादा नीचे तक जाएगा। तो ये आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की कुछ बातें की। अब आती है बात इलास्टिक, या इलास्टिक एनर्जी कह लो या स्ट्रेन एनर्जी कह लो। ये कौन सी होती है? बेटा, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को, जैसे रबर का एक रबर बैंड है, आप उसको खींचते हो, आप उसको स्ट्रेच करते हो, या स्प्रिंग है आप उसे स्ट्रेच करते हो, तो बताओ क्या करते हो? स्ट्रेच करने में फोर्स लगाते हो, फोर्स लगाते हो ना बेटा। तो फोर्स लगा के आप क्या कर रहे हो? डिस्प्लेसमेंट पैदा कर रहे हो। ठीक है, उसकी उसकी लेंथ को बढ़ा रहे हो, उसको डिस्प्लेस कर रहे हो। तो बताओ, जब भी फोर्स लगाएंगे और डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होगी, इसका मतलब आपने वर्क किया। क्या किया बेटा? वर्क किया। ये सिर्फ स्ट्रेचिंग में नहीं है, कंप्रेस करने में भी ऐसे ही करना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई स्प्रिंग है, आप उसको कंप्रेस करते हो, तो कंप्रेस करने में भी आपको क्या करना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगी। और फोर्स लगाओगे तो डिस्प्लेसमेंट भी होगी। इसका मतलब आपको वर्क करना पड़ा, और वर्क इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। इसका मतलब आपने अपनी एनर्जी किसको दी? स्प्रिंग को, रबर बैंड को। तो वो एनर्जी उसके अंदर स्टोर हो जाएगी, और उस एनर्जी को आप क्या कहते हो? इलास्टिक एनर्जी, इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी। स्ट्रेन एनर्जी, स्ट्रेन का वर्ड होता है डिफॉर्म करना। क्या करना?
डिफॉर्म करना, उसकी शक्ल को बिगाड़ना, उसकी लेंथ को बढ़ाना या उसकी लेंथ को कम करना, लेंथ को बढ़ाना या लेंथ को कम करना। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को डिफॉर्म करके जो उसके अंदर एनर्जी स्टोर करोगे उसे क्या कहते हैं? इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी का नाम दिया जाता है। और उसकी एग्जांपल जो है, एक तो रबर बैंड वाली हो गई, जैसे ये यहां पे आप दोनों हाथों से रबर बैंड को पुल कर रहे हो, इसका मतलब आप इसको क्या कर रहे हो? स्ट्रेच कर रहे हो। तो इसका मतलब इसके अंदर एनर्जी क्या होगी? स्टोर होगी। अच्छा, आप अगर इसको स्ट्रेच करके छोड़ दो तो क्या होगा? जो एनर्जी उसके अंदर स्टोर होगी उसकी वजह से ये वापस आ जाएगा। उसी एनर्जी का इस्तेमाल करके ये वापस अपनी असल हालत में आ जाएगा। स्प्रिंग होता है ना, स्प्रिंग, स्प्रिंग को भी आप क्या करो? स्ट्रेच करो, स्ट्रेच करके आप छोड़ दो। फिर जैसे स्ट्रेच किया तो उस वक्त आपने उसके अंदर एनर्जी स्टोर कर दी। कौन सी वाली? इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी उसमें स्टोर कर दी। जैसे आप छोड़ोगे तो क्या होगा? स्प्रिंग वापस अपनी अपनी असल हालत में आ जाएगा। उसी एनर्जी का इस्तेमाल करके वो वापस अपनी असल हालत में आ गया। उसके पास एनर्जी थी, उसने उस एनर्जी को इस्तेमाल किया और अपनी असल शक्ल को इख्तियार कर लिया। तो जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को डीफॉर्म करोगे तो उसके अंदर भी एनर्जी स्टोर होगी। ये जो आपके पास बो कमान होती है ना, तीर कमान, तो इसमें जो आप क्या करते हो कि एक तीर उसके अंदर रखते हो और स्ट्रिंग को पीछे की तरफ जब खींचते हो तो क्या कर रहे होते हो? पीछे खींचने में वर्क कर रहे हो। क्या कर रहे हो? वर्क कर रहे हो, एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हो। तो वही वर्क यहां पे क्या होगा? इस सिस्टम के अंदर एज ए इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हो जाएगा। अच्छा, अब जैसे ही आप तीर को छोड़ोगे तो इसके पास एनर्जी थी, अब ये मूव करेगा तो वो एनर्जी किस शक्ल में मिलेगी? बताओ जरा, शाबाश। अगर वो तीर मूव करता है तो बताओ किस शक्ल में वो एनर्जी मिलेगी? जी बेटा, शाबाश, काइनेटिक एनर्जी की शक्ल में। किसकी शक्ल में? काइनेटिक एनर्जी की शक्ल में। लुकमान, वेरी गुड। तो काइनेटिक एनर्जी की शक्ल में ये एनर्जी मिलेगी। तो याद रखो कि आपके पास एनर्जी ट्रांसफॉर्म भी होती है, एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील भी हो जाती है। जैसे कि यहां पे आप देख रहे हो कि हमारे पास क्या हो रहा है? इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। अगर एक हाइट से बिल्डिंग पे खड़े रख के एक बॉल को छोड़ते हो तो बिल्डिंग पे उसके पास कौन सी एनर्जी थी? नहीं, बताओ बेटा, बिल्डिंग पे कौन सी एनर्जी थी ऑब्जेक्ट के पास? अगर एक ऑब्जेक्ट को एक सर्टन हाइट पे रखा हो, पोटेंशियल एनर्जी, तो छोड़ते हो तो वो एनर्जी किस शक्ल में मिलती है? काइनेटिक एनर्जी की शक्ल में मिलती है। यानी एनर्जी ट्रांसफॉर्म्ड हो गई, एनर्जी एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील हो गई। एनर्जी स्टोर भी हो सकती है और एनर्जी ट्रांसफॉर्म भी हो सकती है। ट्रांसफॉर्म को समझते हो? एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील भी हो सकती है। इसके अलावा ये गुलेल होती थी, ठीक है ना? इसको क्या कहते थे? मुझे अब इसका अंग्रेजी में नहीं नहीं, वो एरो नहीं है, इसको मुझे नाम भूल गया, चलो खैर है। हाँ, वो अब इसमें भी क्या करते हो? पत्थर रखते हो और रबर इसकी जो स्ट्रिंग को पीछे खींचते हो, तो पीछे खींचने में आपने वर्क किया और वो वर्क का मतलब क्या है? एनर्जी का ट्रांसफर किया, आपने एनर्जी दी और वो एनर्जी इसके अंदर क्या हो गई? स्टोर हो गई। किसकी फॉर्म में? जी बेटा, किसकी शक्ल में एनर्जी स्टोर हुई? स्ट्रेन एनर्जी की शक्ल में, इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी। वैसे ये भी पोटेंशियल एनर्जी की टाइप है, इसे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। वो आगे जाके आप डिटेल में डिस्कस कर लोगे, फिलहाल अभी इसको हम इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी ही कहेंगे। तो जैसे ये आप पत्थर को छोड़ते हो तो बताओ ये क्या करता है? मूव करते हैं। तो मूव करने का मतलब कौन सी एनर्जी मिली? काइनेटिक एनर्जी मिल गई। तो इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी कन्वर्ट हो गई किस में? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। लो बेटा, ये आपने जो है वो लो जी, काइनेटिक एनर्जी भी आ गई। ठीक है, मेरा ख्याल था ये आगे यहीं पे डिस्कशन हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी की बातें कर रहे थे हम। तो काइनेटिक एनर्जी कौन सी एनर्जी है? एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मूवमेंट। मोशन की वजह से जो एनर्जी है उसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। जो जितना ज्यादा फास्ट मूव करेगा,
उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी उतनी ही ज्यादा होगी। यही बात यहां पे आपको लिखी हुई मिल भी जाएगी। एनी ऑब्जेक्ट दैट मूव्स वेदर इट इज अ कार और अ पर्सन रनिंग और अ वाटर फ्लोइंग, ये सारी की सारी चीजें क्या रखती हैं? दे हैव काइनेटिक एनर्जी, इनके पास काइनेटिक एनर्जी है। चाहे कोई पानी बह रहा है, अगर पानी फ्लो कर रहा है तो उसके पास भी मूवमेंट है, उसके पास भी काइनेटिक एनर्जी है। अगर कोई दौड़ रहा है तो उसके पास भी काइनेटिक एनर्जी है। आपको पता है कि जो गैस है, गैस वैसे तो आपके पास अगर किसी कंटेनर के अंदर बंद है तो गैस तो रुकी हुई है, लेकिन उस गैस के अंदर आपको पता है गैस बनती है एटम से, मॉलिक्यूल से। हर चीज एटम और मॉलिक्यूल से बनी हुई है, तो गैस के अंदर भी क्या है? मॉलिक्यूल्स हैं। तो वो मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे होते हैं। मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे होते हैं? मूव कर रहे होते हैं। तो उनके पास कौन सी एनर्जी होगी फिर? काइनेटिक एनर्जी। तो गैस जो कि दिखने में तो हमें रेस्ट पे नजर आ रही होती है, लेकिन उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर कॉन्स्टेंटली इन मोशन। मुसलसल वो किस में होते हैं? मोशन में होते हैं। दे हैव अ काइनेटिक एनर्जी, दे हैव अ काइनेटिक एनर्जी। इसके अलावा आपने केमिस्ट्री में बॉन्डिंग के हवाले से भी पढ़ा होगा। तो जब एटम्स आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो बॉन्ड्स की वजह से उनके दरमियान अट्रैक्शन होती है, तो वहां भी एक एनर्जी है, उसे पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। कौन सा? पोटेंशियल एनर्जी। तो मॉलिक्यूल्स के पास पोटेंशियल एनर्जी भी होती है और काइनेटिक एनर्जी भी होती है। ठीक हो गया? ये सिर्फ गैस की बात नहीं है, आपको ये डिस्कशन कर सकते हो इन जनरल जितने भी मटेरियल है उनके अंदर इन बातों को आप देख सकते हो। नॉर्मली गैस में जरा इजीली चीजों को समझाया जाता है। लो बेटा ये बातें आपने सीख ली। अब हम आते हैं, ये जो फिगर बनी हुई है इसमें सारी चीजों के अंदर कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी है। ये एरोप्लेन चल रहा है, काइनेटिक एनर्जी है। ये वुमेन जो है साइकिलिंग कर रही है, ये भी क्या है? इसके पास भी काइनेटिक एनर्जी है। कार चल रही है, काइनेटिक एनर्जी है। फुटबॉल को हिट करोगे, कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी है। तो ये सारी एनर्जीज हैं। अच्छा, एनर्जी जिसके पास होगी उसके पास किस तरह की एबिलिटी आ जाएगी? बताओ जरा, कौन सी एबिलिटी प्रोड्यूस होगी एनर्जी की वजह से? वो काम करने की सलाहियत पैदा हो जाएगी, वर्क करने की एबिलिटी आ जाएगी। बेटा अगर सामने से कुछ चीज मूव करती हुई आ रही है, बड़ी हाई स्पीड से आ रही है, आप जरा सामने खड़े हो जाओ, खड़े हो गए तो क्या होगा? वो आपको फोर्स लगाएगी, आपको धक्का देगी और आपको दूर डिस्प्लेस कर देगी। इसका मतलब उसने आप पे क्या कर दिया? काम कर दिया, वर्क कर दिया, फोर्स लगा के डिस्प्लेस किया, वर्क किया। तो जिसके पास भी एनर्जी होगी उसके अंदर काम करने की सलाहियत होगी, चाहे वो एनर्जी किसी भी शक्ल की हो, चाहे वो एनर्जी किसी भी शक्ल की हो। तो ये मैंने काइनेटिक एनर्जी की एग्जांपल दी है। ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट देखिए बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी किस वजह से होती है? ये चार्जेस के अंदर स्टोर होती है, चार्जेस के बिटवीन इंटरेक्शन होती है। आपको पता है चार्जेस कितनी तरह के होते हैं? हैं? दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। अच्छा मुझे बताओ एटम के अंदर कितनी तरह के चार्जेस हैं? कौन कौन से? पॉजिटिव कौन से हैं? पॉजिटिव है प्रोटॉन्स और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स। एटम के अंदर न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं और उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। उसके अंदर न्यूट्रॉन भी होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं, और आउटर पार्ट में जो चीज रिवॉल्व कर रही होती है उन्हें आप इलेक्ट्रॉन्स कहते हो, और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अच्छा अब एक बात याद रखो, ये जो इलेक्ट्रॉन आउटर पार्ट में होते हैं इनको डिस्टर्ब करके एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर किया जा सकता है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर किया जा सकता है। जैसे अगर हमारे पास कोई भी एक बैलून है बेटा, अगर हमारे पास क्या है? बैलून है, आप उस बैलून को अपने बालों के साथ रब करो। आप जब बालों के साथ रब करोगे ना तो बालों, हमारे जो हेयर हैं इनमें भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स डिस्टर्ब होंगे और वो इलेक्ट्रॉन बैलून पे ट्रांसफर हो जाएंगे, और बैलून पे जब ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो बैलून के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जिसमें भी इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। और जिससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे
उस पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव पॉजिटिव। चार्ज। तो बताओ, हमारे जो बाल हैं, हेयर हैं, उनके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, उसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं। जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उस पे पॉजिटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उस पे नेगेटिव चार्ज। तो रबिंग के थ्रू आप इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर सकते हो, और इस ट्रांसफर की वजह से बॉडीज के ऊपर चार्ज लाया जा सकता है, बॉडीज के ऊपर चार्ज लाया जा सकता है। जैसा कि आपको यहां पे इस फिगर में भी नजर आ रहा है, ये इसने बैलून्स के साथ जो है वो बैलून को हेज के साथ रब किया, और आप देख रहे हो कि हेज के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसके ऊपर ट्रांसफर हो गए? बैलून्स के ऊपर। और हेयर के इलेक्ट्रॉन्स कम होने की वजह से हेज के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव, पॉजिटिव। अब ये अगर इनको पास लाया जाएगा तो ये आपस में क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? अच्छा, अब ये तो अट्रैक्ट कर रहे हैं, अगर मैं इनको एक दूसरे से दूर करना चाहूं, जो चीजें अट्रैक्ट होती हैं, कभी आपने देखा होगा दो मैग्नेट आपस में क्या कर रहे होते हैं? अगर अट्रैक्ट करती हैं, आप उनको दूर करना चाहते हो तो क्या करना चाहते हो? क्या करना पड़ता है? फोर्स लगानी पड़ती है, और फोर्स लगाओगे तो डिस्प्लेसमेंट भी होगी, तो इसका मतलब वर्क करोगे, आपको अपनी एनर्जी देना पड़ेगी। तो जो एनर्जी आपने दी वो एनर्जी वहां पे क्या होगी? स्टोर हो जाएगी। किस फॉर्म में? इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी की फॉर्म में। तो यहां भी चार्जेस के साथ एक एनर्जी एसोसिएट हो जाती है, जो उनकी अट्रैक्शन और रिपल्शन की वजह से होती है, जो उनकी अट्रैक्शन और रिपल्शन की वजह से होती है, जो उनके अंदर स्टोर होती है। अच्छा, ये बात भी आपने सीख ली। इसके बाद अगले पॉइंट की तरफ आ जाओ, न्यूक्लियर एनर्जी। ये भी एक एनर्जी है, न्यूक्लियर, न्यूक्लियस की वजह से प्रोड्यूस होती है। ये एनर्जी कैसे होती है? आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स भी हैं और न्यूट्रॉन्स भी हैं। अब एक छोटे से पार्ट के अंदर प्रोटॉन है और प्रोटॉन करीब करीब पड़े हुए हैं, तो प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है? अब दो प्रोटॉन अगर करीब करीब पड़े होंगे तो वो तो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, और रिपेल करके तो वो भागना चाहेंगे, एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे। तो बेटा अगर वो एक दूसरे से दूर जाएंगे तो न्यूक्लियस तो टूट जाएगा, न्यूक्लियस को तो टूट जाना चाहिए। वो वहां पे क्यों वहां पे स्टेबल है? तो बेटा वहां पे एक तो ये वाली फोर्स है, रिपल्शन की फोर्स होती है, जिसे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहते हो। इसके अलावा वहां पे एक और फोर्स है जो उनको इकट्ठा रखे हुए है, वो उसे कहते हैं न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, दैट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो न्यूक्लियस को उसकी असल शक्ल में रखने वाली एक फोर्स है जिसे आप क्या कहते हो? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और वो बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस पे एक्ट करती है, बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस पे एक्ट करती है, और न्यूक्लियस को उसकी असल हालत में रखती है, उसको बाइंड रखती है। अच्छा, अब इसका मतलब है कि उस फोर्स की वजह से भी एक एनर्जी एसोसिएटेड है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, जैसे अट्रैक्शन और रिपल्शन के साथ एक एनर्जी एसोसिएट हो गई, जिससे आपने क्या नाम दिया? इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। ऐसे ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से भी एक एनर्जी एसोसिएटेड है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर एनर्जी। बेटा जब भी आप न्यूक्लियस को डिस्टर्ब करोगे, तोड़ोगे, क्या करोगे? न्यूक्लियस को तोड़ते हो या उसमें कोई तब्दीली लेके आते हो, तो वहां पे फिर ये एनर्जी रिलीज होगी, वहां पे ये क्या होगी? एनर्जी रिलीज होगी। हीट की फॉर्म में रिलीज हो सकती है नॉर्मली, जैसे कि सन के अंदर, आपको पता है सन के अंदर भी यही काम हो रहा है। सन के अंदर एक न्यूक्लियर फिनोमेना हो रहा है जिससे न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। उसमें उसमें क्या होता है कि लाइट न्यूक्लियस, दो लाइट न्यूक्लियस आपस में मर्ज होते हैं, कंबाइन होते हैं, और रिलेटिवली एक हाई न्यूक्लियस बनता है। क्या बनता है? एक बड़ा न्यूक्लियस बन जाता है, और इस प्रोसेस के अंदर एक लॉट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, और वो एनर्जी, उसी एनर्जी की वजह से सन को पावर मिल रही है। सन जो हमें हीट दे रहा है वो उसी फ्यूजन की वजह से है। किसकी वजह से है? फ्यूजन रिएक्शन की वजह से है। तो आप याद रखो कि न्यूक्लियर एनर्जी जो है ये उस वक्त रिलीज होगी जब भी न्यूक्लियस को डिस्टर्ब करेंगे। किसको डिस्टर्ब करेंगे? न्यूक्लियस को तोड़ेंगे या दो न्यूक्लियस को आपस में मिला के कोई बड़ा न्यूक्लियस बनाएंगे, तो डेफिनेटली वहां पे क्या होगा? ये एनर्जी
रिलीज होगी। तो सन में ये प्रोसेस हो रहे हैं। सन में तो फ्यूजन प्रोसेस, एक फिशन प्रोसेस भी है। ये जो हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट है ना, इनके अंदर फिशन प्रोसेस होता है। फिशन क्या होता है? एक बड़े न्यूक्लियस को तोड़ा जाता है, एक बड़े न्यूक्लियस को दो छोटे न्यूक्लियस में तब्दील किया जाता है, तोड़ा जाता है, उसे कहते हैं फिशन रिएक्शन। क्या कहा जाता है बेटा? फिशन रिएक्शन कहा जाता है। ये जो एटम बम है ना, एटम बम, इसके अंदर भी फिशन का रिएक्शन होता है। कौन सा रिएक्शन होता है? तो उसमें भी लॉट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर एनर्जी। तो न्यूक्लियर एनर्जी जो है ये न्यूक्लियस के साथ एसोसिएटेड है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से ये है। और ये डिफरेंट फॉर्म्स में, जैसे कि हीट की फॉर्म में रिलीज होती है मोस्टली। जैसे कि सन से हमें हीट मिल रही है ना, तो वो इसी एनर्जी की वजह से मिल रही है। और इवन ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है, इसके अंदर भी ये जब रिलीज होती है तो हीट की फॉर्म में होती है, लेकिन बाद में इसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर लिया जाता है। किसमें? इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो खैर ये आपने न्यूक्लियर एनर्जी के हवाले से जो पॉइंट हैं उनको भी अंडरस्टैंड कर लिया। आखिरी पॉइंट रह गया इंटरनल एनर्जी। बेटा इंटरनल एनर्जी के बारे में अभी मैंने आपको बताया कि जितनी भी चीजें हैं वो किन से मिलकर बनी हुई हैं? एटम से मिलकर बनी है, मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है, और मॉलिक्यूल मूव कर रहे होते हैं और आपस में इंटरेक्ट भी करते हैं, बॉन्डिंग भी करते हैं। तो जिसकी वजह से उनके पास काइनेटिक एनर्जी भी होती है और पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। तो मॉलिक्यूल्स की तमाम किस्म की जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी और इन सब का अगर सम कर लें तो ये हमारे पास टोटल एक एनर्जी आ रहेगी, जिसे आप क्या नाम देते हो? इंटरनल एनर्जी। किसी भी सब्सटेंस की उसके मॉलिक्यूल्स की जो टोटल एनर्जी की वजह से एनर्जी है, उसे क्या कहते हो? इंटरनल एनर्जी का नाम दिया जाता है। इसको लिखा भी है, इंटरनल एनर्जी रेफर्स टू द टोटल एनर्जी कंटेन्ड विद इन अ सिस्टम। और ये किसकी वजह से है? ड्यू टू मोशन एंड इंटरेक्शन ऑफ इट्स पार्टिकल्स। पार्टिकल्स एटम भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। ठीक हो गया? और इसमें होता क्या है, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी भी होती है मॉलिक्यूल्स की और पोटेंशियल एनर्जी भी है। दोनों किस्म की एनर्जी मॉलिक्यूल्स के अंदर हो सकती है। बॉन्डिंग की वजह से जो एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी होगी, और वैसे मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी होगी। अच्छा, अब अगर आप जितने मॉलिक्यूल जितने ज्यादा फास्ट मूव करेंगे तो उनकी इंटरनल एनर्जी भी उतनी ही ज्यादा होगी। इसका दूसरा नाम थर्मल एनर्जी भी कह देते हैं। इसको क्या कह देते हैं? थर्मल एनर्जी का नाम भी इसको दे देते हैं। अच्छा, अगर आप किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाते हो, जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल ज्यादा फास्ट मूव करेंगे। मॉलिक्यूल ज्यादा फास्ट मूव करेंगे तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ा के आप सब्सटेंस की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कर सकते हो। ठीक हो गया बेटा? एक और चीज भी है, अगर आपके पास दो बॉडीज हैं, दो ऑब्जेक्ट हैं, डिफरेंट टेम्परेचर्स पे हैं, अगर वो डिफरेंट टेम्परेचर्स पे हैं तो उनकी इंटरनल एनर्जी भी डिफरेंट होगी। अगर मैं इन दोनों को आपस में जोड़ दूं, अगर मैं इन दोनों को आपस में जोड़ दूं तो फिर ये इंटरनल एनर्जी एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर होगी, एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ फ्लो करेगी। और ये जो फ्लो में जब ये एनर्जी होगी उसे हीट कहा जाता है। लेकिन उसकी तरफ आप ना आ जाओ, बस इतना याद रखो कि अगर आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं, डिफरेंट टेम्परेचर, डिफरेंट इंटरनल एनर्जी वाले हैं, जब उनको जोड़ोगे तो एनर्जी एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ फ्लो करेगी। तो बताओ किस बॉडी से किस बॉडी की तरफ फ्लो करेगी? हायर इंटरनल एनर्जी बॉडी से लोअर इंटरनल एनर्जी बॉडी की तरफ ये एनर्जी फ्लो करती है। ठीक हो गया? और वो जो एनर्जी फ्लो में आती है ना, वो हायर क्लासेस में जाके आप पढ़ोगे, उसे हम हीट कहते हैं। क्या कहते हैं? हीट। जब फ्लो में एनर्जी होगी दैट इज कॉल्ड हीट। तो बेटा ये सारी आपने जो है वो पॉइंट्स को अंडरस्टैंड कर लिया। ये मॉलिक्यूल्स को शो किया हुआ है जो रैंडमली मूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनके पास कौन सी एनर्जी है? इंटरनल एनर्जी है। तो बेटा ये था हमारा आज का लेक्चर। बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर को देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।